कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूलाल जाट बीटीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आज हिंदी के लिए एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। उस टॉपिक में जिसमें अपन सुनने से हिंदी को सीख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, यही आशा है। मैं कल जो अपन ने क्लासें ली थी उन क्लासों में से आज अपन उस बिंदु को रिमाइंड करते हैं जो कल हमने उसको किया था। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार हमने एक चीज पहले भी पढ़ी थी कि व्याकरण के जो अंग होते हैं वो व्याकरण के अंग तीन माने थे, वर्ण, शब्द, वाक्य, ये तीन अंग हमने माने थे। तो उन तीनों अंगों में से पहला जो अंग हमने पढ़ा था कल वाले में वर्ण विचार पढ़ा था और वर्ण को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था स्वर और दूसरा था व्यंजन, यानी हमने वर्णों को दो भागों में बांटा। और तीसरा जो इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसको हमने कहा था अयोगवाह। अयोगवाह, और वो अयोगवाह हमने पढ़ा है कि वो अयोगवाह दो होते हैं। इसको आगे व्यंजन के बाद में समझेंगे। पहले हम जो वर्ण विचार था रिमाइंड करवाया था कल, उस वर्ण विचार में से हमने वर्ण विच्छेद करना सीखा। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और क्लुप्त स्वर तीनों का अध्ययन हमने अच्छे तरीके से किया। आज हम अगले बिंदु की तरफ चलेंगे और उस अगले बिंदु में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन क्या होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी की जो आत्मा होती है, हिंदी की जो पहली सीढ़ी होती है, वो पहली सीढ़ी व्यंजन और स्वर होते हैं। अगर हमें इनका ज्ञान नहीं है तो हम हिंदी भाषा का अध्ययन आगे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलो मैं आपको ले चलता हूं व्यंजन की तरफ, और व्यंजन की तरफ चलते समय हमें व्यंजन की परिभाषा देखनी होगी। व्यंजन की क्या परिभाषा है? व्यंजन की परिभाषा मैं आप लोगों को इस बिंदु को लेकर चलने से पहले मैं बता दूं कि व्यंजन के जो मोटे भेद बांटे गए हैं वो मोटे भेद 5 भेद बांटे गए हैं। पहले लिखवाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्पर्श व्यंजन हम पढ़ने जा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन क्या होते हैं और इनकी कैसे, कितनी काउंटिंग, कितनी गिनती है, इनकी कितनी संख्या है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन किसे कहते हैं। पांचवा हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर, यानी हमने मोटे तौर पर ऐसे तो हम कहें कि जो व्यंजन है वो अनेक भागों में शब्द के उच्चारण के हिसाब से अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, लेकिन हम इन 5 मोटे बिंदुओं के माध्यम से इसको पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो स्पर्श व्यंजन है, समझाना देता हूं मैं आपको, पहले लिखवाने से पहले समझाना जरूरी है अपने लिए। ये 25 होते हैं और स्पर्श व्यंजन उनको कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय, जिनको बोलते समय हमारी जो वायु होती है वो हमारे वाग यंत्र को, गले को स्पर्श करते हुए निकलती है। मतलब उनका उच्चारण हम करेंगे कैसे, मैं तक जितने वर्ण होते हैं वो क वर्ग से लेकर मैं वर्ग तक के जितने वर्ण होते हैं वो सारे वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन में आते हैं। वो कितने होंगे? 25 यानी 25। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजनों की मध्य स्थिति रहती है। मतलब उनका उच्चारण हम करेंगे ये स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थिति में रहेंगे। उनको न तो हम स्वर कह सकते हैं न उनको पूरी तरह से व्यंजन कह सकते हैं। उनको अर्ध स्वर भी कह सकते हैं, तो अलग पहचान होगी। और ये होते हैं 4। इनका जो क्रम होता है, हिंदी भाषा में जो क्रम होता है वो क्रम इनको लिखने का होता है य, र, ल और व। व्यवहारिक रूप से अपन देखते हैं कि हिंदी भाषा में इस क्रम का प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा की अपन बात करें, संस्कृत भाषा में जो इनका क्रम होता है वो संस्कृत भाषा में इनका क्रम जो है अलग होता है। क्या होता है? य,
ल, व और र, यानी संस्कृत भाषा में ये क्रम अपने को देखने को मिलेगा। तो ये हमने इसका भी अध्ययन कर रहे हैं, इसका भी कर लिया हमने। अब बात करते हैं उष्मीय व्यंजन। उष्मीय जो व्यंजन होते हैं उसमें से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उष्मा मतलब गर्म वायु, यानी जब हमारे को उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से बोलते समय गर्म वायु निकलती है, और वो गर्म वायु निकलते समय जो वर्ण बोले व्यंजन बोले जाते हैं उनको हम उष्मीय व्यंजन कहेंगे। उष्मीय व्यंजन 4 होते हैं, स और थ, यानी ये 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय गर्म हवा निकलती है, यानी हम इसको उष्मा भी बोल सकते हैं। यानी उष्मा, जिन व्यंजनों को बोलते समय गर्म उष्मा निकलती है हम उनको उष्मीय व्यंजन में रखेंगे। यानी हमने मोटे तौर पर व्यंजनों को 5 भागों में बांटा। अब अपन बात करते हैं नासिके व्यंजन। दोस्तों एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम हिंदी भाषा का कोई भी शब्द देख रहे हैं, उसकी परिभाषा लिख रहे हैं, उस परिभाषा में उसी शब्द में उसका रूप छिपा होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होगी हिंदी की कि हम जिस शब्द को समझने जा रहे हैं उस शब्द में ही उसकी परिभाषा और उसकी पहचान आपको मिल सकती है। आपको ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने का इसमें जरूरत नहीं होगा। अब नासिके व्यंजन, आपको पता है नासिके व्यंजन मतलब नासिका से बोले जाने वाले व्यंजनों को हम नासिके व्यंजन में रखते हैं। यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु नासिका मतलब जो आवाज होती है वो नाक से निकलती है, उनको बोलते हैं नासिके व्यंजन। अब हम बात करें संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है दोस्तों जुड़ा हुआ व्यंजन, यानी जो व्यंजन से व्यंजन मिलकर के बना है, 2 व्यंजनों के मेल से बना है। ये बात पहले ही मैं याद दिला दूं आपको कि हमने जब स्वर पढ़े थे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि स्वर जो होता है एक स्वर जो व्यंजन के अंदर ये मिला होता है, यानी कोई भी स्वर जब तक व्यंजन में मेल नहीं खाएगा तब तक व्यंजन की आवाज स्वस्थ निकल के लंबी निकल के नहीं आएगी। तो ये चीज हमें दिमाग में अच्छे तरीके से बिठाना होगा। हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, मतलब 2 व्यंजन आपस में जुड़ेंगे। जैसे मैं लेता हूं श और श में इसका जो निर्माण हुआ है प प्लस श, हिंदी के 2 व्यंजन मुख्य व्यंजन इसमें लिए गए हैं और स्वर का निर्माण इसमें है, तो ये तीनों मिलकर के स का निर्माण करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संयुक्ताक्षर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं उनके मेल से जो व्यंजन निकल के आता है उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। हमारे हिंदी में संयुक्ताक्षर 4 माने गए हैं, और भी बहुत सारे हैं जो अलग अलग जगह पर उनका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको इतनी चीजें बताई है, सबसे पहले हम इनको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। तो चलो हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यंजन, और व्यंजन आपको पता है व्याकरण का प्रमुख अंग, वर्ण का प्रमुख अंग है। यानी व्यंजन और स्वर एक व्यक्ति के एक शरीर के दो अंग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन जो होता है, व्यंजन मोटे तौर पे हमने इसको 5 भागों में बांटा है। उसको व्यवस्थित तरीके से मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। मैंने समझाना था पहले समझाया आप लोगों को, अब मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित करके और आपकी सहायता में करना चाहूंगा, क्योंकि आप जब इन चीजों को रिवाइज करके बार चीजों को रिवाइज करके जब आप देखोगे तो ये चीजें आपके माइंड में ऐसे चलेगी जिस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से चलती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्यंजन की। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की या ध्वनि की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। दोस्तों मतलब हम ये कह सकते हैं कि
व्यंजन अपने आप में पूरे नहीं हैं, इनको स्वरों की सहायता लेनी ही होती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि व्यंजन जो होते हैं उनकी जो परिभाषा है वो क्या है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हम बात करें, जैसे हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन क्या होते हैं। मैंने लिखा क्यवरक। तो दोस्तों क्यवरक से इसका मतलब होगा कि क के साथ में जितने भी समूह था इसका, वो सारा 5 अक्षरों का समूह जो होगा वो इसमें लगेगा। तो क्यवरक का मतलब क्या हुआ कि उस वर्ण के साथ में जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप 5, इनकी जो संख्या है वो 5 होगी। यानी मैं लिखूंगा क्यवरक, तो क्यवरक का मतलब हम इन 5 वर्णों को लिखेंगे। फिर खैवरक और खैवरक में माफी चाहूंगा, खैवरक का मतलब नहीं होगा, इसमें होगा चैवरक। च में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं जैसे च, छ, ज, है ना, झ और अण, यानी कि दोस्तों इसमें ये 5 का ग्रुप जो होगा वो इसमें आ जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सारे मिलकर के क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। और व्यंजन का निर्माण क्या होगा, वो निर्माण होगा स्वरों के माध्यम से। और एक पहचान हमें हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि जैसे हमने ये जो क लिखा और उस क के लिए जो हलन का चिन्ह लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हलन का चिन्ह होता है। और हलन का मतलब होता है कि इस वर्ण की जो पूर्ण ध्वनि है, जो पूरी ध्वनि है, वो ध्वनि पूरी नहीं है। पूरी कब होगी, जब इसके अंदर हम ए मिलाएंगे, यानी कि स्वर मिलेगा, तब जाकर के ये पूरी तरीके से स्वर के सहायता से क्या बोला जाएगा, क बोला जाएगा। ऐसे क्या बोलते हैं हम, क। और ऐसे क्या बोलेंगे, क। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लेना पड़ेगा। तो ये चीज भी अपने दिमाग में हमें रखनी होगी। कहते हैं कि जिंदगी में हमें छोटी छोटी हर चीज को सोचना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कभी हमारे लिए बड़ा काम कर जाती है। इसलिए हमें किसी भी भाषा का अध्ययन करते समय हर चीज को बड़े ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों ये चीजें हमारे जीवन में हमें हारने से बचाती है। हम हारते हैं, बहुत डिसमोटिवेट हो जाते हैं, हर तरफ से हमारी तरफ तनाव की मात्रा बढ़ जाती है, लोग हमारे ऊपर ताने कसने करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी ऐसा हो। आप लोग किसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो आप एक दिन हिंदी के एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनोगे, जो आपको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन की। हमने परिभाषा देखी, हमने पहले इसको 5 भागों में बांटा था। पहला भाग हमने लिखा था, पहला नंबर हमने लिखा था स्पर्श व्यंजन। तो इसकी परिभाषा में आप लोगों को लिखाता हूं। स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि वे व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु गले को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। लिखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु गले को, या वाद्य यंत्र भी बोल सकते हैं हम, श्वास वायु गले को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें
स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि आप लोगों ने ये जो परिभाषा पढ़ी है इसके माध्यम से मैं मानता हूं कि आपने स्पर्श व्यंजन समझे होंगे। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में हमने उदाहरण में स्पर्श व्यंजन पढ़ा था कि क वर्ग से लेकर के और क वर्ग से लेकर के क वर्ग से लेकर के त वर्ग तक, यानी कि हम बात करें कि क वर्ण से लेकर के और म वर्ण तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। यानी इन व्यंजनों को हम बोलते भी देखेंगे तो भी इनको बोलते समय हमारे गले में इसकी पहचान मिलेगी। स्पर्श यानी मतलब हमारे गले को स्पर्श करते हुए, गला अपने आप को स्पर्श करते हुए, वायु घर्षण करते हुए निकलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये होते हैं, इनकी संख्या हमने पढ़ी है, ये होते हैं 25। और 25 होने के साथ ही इनकी जो तुलना करेंगे हम, एक होता है स्पर्श व्यंजन और एक होता है जो होते हैं ये 25, एक होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो 16 होते हैं। वो इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम आगे चलते हैं, यहां तक हो गया। इसके बाद में दूसरा नंबर हम लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपको पता है अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन इसकी परिभाषा हम देखेंगे। क्या लग रहा होगा आपको इस शब्द के माध्यम से कि इसकी क्या पहचान हो सकती है, ये कितने होते हैं? सबसे पहले मैं बात करूं, इनकी जो संख्या है वो 4 है। अब इस परिभाषा इसकी लिखते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि अंतः से निकलती है। ये दूसरी, अर्थात हम अगर चाहे तो अपवाद रूप में अगर आपसे पूछा कि अंतस्थ व्यंजन क्या स्वर और व्यंजनों में गिने जाते हैं? हाँ, वैसे तो गिने जाते हैं, लेकिन जहां तक अपना अंदाजा होता है, जहां तक हम गहनता से अध्ययन करते हैं, तो हमें लगता है कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन न तो स्वरों के पास में होते हैं न व्यंजनों से दूर होते हैं। यानी दोनों की जो स्थिति होती है वो मध्यस्थ की होती है। मध्यस्थ मतलब इनका हम लिख सकते हैं कि यह स्वर और व्यंजनों की मध्यवर्ती मतलब बीच की स्थिति में बात करेंगे। मध्यवर्ती स्थिति में आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। उदाहरण में देखते हैं दोस्तों, ये होते हैं 4, लेकिन इनकी एक बात है, इनकी संख्या हमने क्या पढ़ी है? 4। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं य, र, ल और व। हमने ये पढ़ा था, क्रम पता है आपको? ये हिंदी भाषा में इनका क्रम होता है लिखने का, हिंदी भाषा का क्रम है ये। लेकिन हम बात करें कि संस्कृत जो हमारी हिंदी भाषा की जननी होती है, उस संस्कृत में इनकी जो रचना, इनकी जो वो होती है य, ल, र और व। यानी ये संस्कृत भाषा का इनका क्रम होता है। ये हमें दिमाग में अच्छे तरीके से रखना है कि संस्कृत भाषा में इनका क्रम जो होता है वो अलग तरीके का होता है और हिंदी भाषा में इनका अलग होता है। दूसरी बात मैं आपसे फिर करना चाहूंगा कि जो हमने पढ़ा
और व, इन दोनों को तो हम वैसे तो हमने पढ़ा है कि उनकी संख्या 4 है, लेकिन इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों है अंतस्थ व्यंजन में मान्य है। लेकिन जो र और ल ये दो वर्ण हैं, इनकी जो गणना होती है ये होता है कंपन जात। कंपन जात मतलब, इसका मतलब ये होता है कि इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो होती है कंपन करती है। ठीक है, इसके बाद में ये होता है पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक का मतलब होता है जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु अपनी जिह्वा के दोनों तरफ से निकलती है, यानी जिह्वा पीछे की तरफ सिकुड़ेगी और वायु दोनों तरफ से निकलेगी। ल ल, तो जिह्वा अपनी ऐसे इस तरीके से हल्की सिकुड़ेगी और वायु जो है वो दोनों तरफ से निकलती है। ये आता है कंपन जात, ये आता है पार्श्विक। वैसे देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन दो ही होते हैं, जिनको भी हम संघर्षहीन भी बोल सकते हैं। संघर्षहीन मतलब इनका उच्चारण करने में हमें किसी चीज की कोई कठिनाई होती है। संघर्षहीन का मतलब यह वह, तो संघर्षहीन ध्वनि क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, न तो हमें जोर लगाना पड़ता है। हम नॉर्मली इसको बोल सकते हैं आराम से, साधारण तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन है, वैसे तो हिंदी के आधार पर हम बात करेंगे तो ये 4 होते हैं। अगर इनको गहनता से अध्ययन करेंगे हम तो ये कह सकते हैं कि यह और वही अंतस्थ के अंदर आने के लिए र और ल तो कंपन जात और पार्श्विक होता है। र का उच्चारण करते हैं तो वो अलग तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपना हो गया। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। जो अगला जो है वो अगला अपन पढ़ेंगे, इसके आधार पे हो गया 3 हो गए ना? हाँ जी, 2 हो गए, सॉरी। तीसरे नंबर का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसमें। तीसरा नंबर उसमें, अब मैंने बताया था दोस्तों पहले कि उसमें व्यंजन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। उसमें व्यंजन जो होते हैं वो 4 हैं। ओ 4 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु गले से गर्म वायु भी कह सकते हैं हम। गर्म वायु या उष्मा का मतलब हमें पता है कि उष्मा का मतलब होता है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में गले से गर्म वायु या उष्मा निकलती है तो उनको गर्म वायु या उष्मा निकलती है उन्हें उष्मीय व्यंजन कहते हैं। हमें पता है कि जिन व्यंजनों को बोलते समय गर्म उष्मा निकलती है उसको उष्मीय व्यंजन कहेंगे। हम बात करते हैं इनकी ये भी संख्या 4 है और बहुत ही स और है, ये 4 होते हैं और इनको उष्मीय व्यंजन के अंदर रखते हैं। अब अपन आगे की बात करते हैं। तीसरा हो गया तोता बोध जो होगा नासिके। नंबर 4 ये होगा नासिके व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय वायु या ध्वनि जो नाक से निकलती है उनको बोलते हैं। नासिके व्यंजन की बात करेंगे हम। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु का प्रमुख अंश नासिका से निकलता है। नासिका मतलब नाक से निकलता है, ठीक है। निकलता है। बहुत ही सरल है, उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। हमें पता है कि नासिकीय जो व्यंजन है वो 5 है। उनकी संख्या कितनी है? 5 है। और इन 5 का अनुस्वार में प्रयोग होता है, यानी इन्हीं की ध्वनि अनुस्वार के माध्यम से निकल के आती है ना। और न। दोस्तों न और मैं की गणना जो की जाती है वो नासिकीय व्यंजनों में भी की जाती है। और एक स्पेशल विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है, विशेष तौर पे इनका जो उच्चारण स्थान है वो 1 से अधिक है। क्या है? 1 से अधिक है। मतलब इनका जो उच्चारण स्थान है वो 1 से अधिक जगह से होता है। हम यही नहीं कह सकते कि इनका नासिका से उच्चारण होता है। तो ये विशेष बात ध्यान रखने की थी। अब आगे लास्ट जो मैं लेके चलता हूं आपको, हम 5वें वेद की बात कर रहे हैं। 5वां जो वेद होगा वो होगा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर की बात हम कर रहे हैं। संयुक्ताक्षर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, या बताया था मैंने आपको शुरू में भी, कि जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो संयुक्ताक्षर 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी उनमें बराबर के मेल का होना वही संयुक्ताक्षर होता है। इनमें स्वर तो होते ही हैं, साथ में इनमें व्यंजन होते हैं। तो एक बार मैं आपसे डेफिनेशन लिखा देता हूं। जिन व्यंजनों का निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से होता है, उन्हीं संयुक्ताक्षर कहते हैं। दोस्तों इसी परिभाषा में मैंने एक बात बताई थी आपको कि हिंदी भाषा की शब्दावली जो ऐसी होती है कि उस शब्द की जो परिभाषा होती है उसी शब्द के अंदर छिपी होती है। तो ठीक है दोस्तों, समय का अभाव मानते हुए मैं आप लोगों को ये जो लास्ट टॉपिक है उसको पूरा करता हूं। मैं इसमें श, त्र, य और श्र, ये 4 अपन संयुक्ताक्षर मानते हैं। इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक वर्णों से हुआ है। वो कैसे हुआ है आप भी देखेंगे कि जैसे क और स, ये दोनों बराबर के व्यंजन हैं। और इनमें हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी व्यंजन पूरा जब होता है जब उसके अंदर स्वर का मेल हो जाता है, नहीं तो वो अधूरा रहता है। तो इससे क्या ध्वनि निकल के आई, पूरी तरह से हम इसको बोल सकते हैं श। फिर त और र, और इसमें क्या मिला हुआ है, ए की ध्वनि निकलते ही क्या हो जाएगा, त्र, यानी इसका एक रूप में निकल गया ज और अण। और इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें ए मिला हुआ है। ठीक है, इसकी आवाज आ गई। फिर जो स है, आजकल अपनी हिंदी में ये से प्रयोग में लिया जाता है, तो इसका निर्माण भी 2 व्यंजनों से हुआ है और तीसरा इसके अंदर वर्ण है। तो ये हो गया श्र और ये हो गया ज। तो दोस्तों इतना ही।